इकोनॉमिक्स में भी पढ़ोगे। मार्शल एक अर्थशास्त्री था, एक इकोनॉमिस्ट था वर्ल्ड क्लास का। उसने एक नियम दिया था, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। उसी पर हमारी मार्जिनल कॉस्टिंग भी आधारित है, उससे मिलती जुलती है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहता है कि मान लो मुझे गुलाब जामुन खाने की भूख है, एक जो है वो मैं बहुत इंटरेस्ट से खाऊंगा, पांचवा मैं कम इंटरेस्ट से खाऊंगा अगर मैं खा सकता हूं तो। ठीक है, या फिर हम पांच का एग्जांपल दें। आजकल का जो यूथ है वो डाइट के ऊपर ज्यादा ध्यान देता है, तो जो दूसरा खाऊंगा ना मैं, उसमें बहुत कम इंटरेस्ट होगा, तीसरे में और कम इंटरेस्ट होगा, चौथे में और कम इंटरेस्ट होगा। तो मार्शल का ये नियम था मार्शल का सिद्धांत जो था वो ही मार्जिनल कॉस्टिंग पर वही आधारित है। कैसे आधारित है वो हम देखते हैं कि अब अगर मैंने बोला कि मैं 100 यूनिट्स बना रहा हूं, ठीक है, 100 यूनिट्स का मैं प्रोडक्शन कर रहा हूं और उसकी कॉस्टिंग 1000 रुपीज आ रही है। ठीक है, 1000 यूनिट्स के बाद अगर मैं 101वीं यूनिट बनाता हूं तो अब मेरी कॉस्टिंग जो है वो 101वें को बनाने के लिए, अब यहाँ पे पर यूनिट कॉस्ट कितनी आ गई बेटा, 10 रुपीज। ठीक है, सबको विजिबल है ना, 10 रुपीज कॉस्ट आ गई। पर जब मैं 101वीं यूनिट बनाऊंगा ना, तो यहाँ पर मेरी कॉस्ट जो है वो वेरी करेगी। कॉस्ट वेरी करेगी, क्यों करेगी और कैसे करेगी? वो इसलिए करेगी, आपने अपनी बिजली का बिल देखा होगा, बिजली का बिल जो होता है ना वो भी इसी पर आधारित है। कैसे आधारित है? जब गवर्नमेंट बोलती है कि 100 यूनिट आपको मिलेंगी 8 रुपए के हिसाब से, उसके बाद अगर आप 101 से 500वीं यूनिट यूज करते हो तो वो मिलेगी आपको 9 रुपए के हिसाब से। ठीक है, और इसी पर हमारा कई अर्थशास्त्र के नियम, इकोनॉमी के कई नियम इसी चीज के ऊपर चल रहे हैं। अब इसमें हम किस चीज को और जोड़ सकते हैं जैसे कि हमारी एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री है या हमारी एविएशन इंडस्ट्री है। ठीक है, तो एविएशन इंडस्ट्री क्या करती है, एविएशन इंडस्ट्री बोलती है कि आप 3 महीने पहले अगर टिकट बुक करोगे तो उसकी कॉस्टिंग आएगी 1500 रुपए। ठीक है, उसके बाद अगर आप जितने क्लोज आते जाओगे, सेम डे रिजर्वेशन कराओगे, तो आपकी कॉस्टिंग आएगी 15,000 रुपए। हो वही रहा है जो हम एकेडमिक्स में पढ़ रहे हैं, जो हम किताबों में पढ़ रहे हैं। पर आमतौर पे स्टूडेंट क्या सोचता है कि हम किताबें क्यों पढ़ें। किताबें आप इसलिए पढ़ो कि जब आप किताबों का ज्ञान लोगे, आप लेक्चर्स का ध्यान लोगे और आप पढ़ते समय पढ़ाई करोगे, तो आपको ये सब चीजें पता चलेंगी कि हाँ, जो हमारे यहाँ बजट्स आते हैं या हमारी इकोनॉमी में जो भी चेंजेस आ रहे हैं या जो भी चीजें हो रही हैं वो सब बिल्कुल वैसे की वैसी ही हो रही हैं। एक और मैं उदाहरण देना चाहूंगा आपको। मार्केटिंग की एक बुक है, वो फिलिप कोटलर ने लिखी है, फिलिप कोटलर। ठीक है, इस मार्केटिंग की बुक, इसको बाइबल ऑफ मार्केटिंग बोला जाता है। आज जो आप एआई के माध्यम से, जो डिजिटल मार्केटिंग या डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप जो भी चीजें देख रहे हो ना, वो फिलिप कोटलर के 9th एडिशन में दी हुई है, जो सन 2001 या 2004 में पब्लिश हुई थी। ठीक है, मल्टीलैटरल ट्रेड्स, और आज हम जो ग्रुपिंग्स हो रही हैं, जो बायलैटरल ट्रेड एक देश दूसरे देश के साथ ही करता था, पर अब उन्होंने लिखा है कि नहीं, मल्टीलैटरल ट्रेड्स स्टार्ट होंगे, तो वो वही सब चीजें रही हैं। अब हम बैक आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग क्यों की जाती है, मार्जिनल कॉस्टिंग की आवश्यकता क्यों पड़ती है? देखो, बिजनेस है तो बिजनेस का नाम ही अपॉर्चुनिटी है, बिजनेस का नाम ही अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, ये अपॉर्चुनिटी या अवसर जिसको हम बोलते हैं, ये अपॉर्चुनिटी क्या करता है, ये आपके लिए कई अवसर पैदा करता है। नए कॉन्ट्रैक्ट्स लाके देगा आपको, आपको प्रोडक्शन को बढ़ाना पड़ेगा। जब आप प्रोडक्शन को बढ़ाओगे ना, तो प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए जो फैक्टर, जो जरूरत होती है, जैसे मैन, मटेरियल, मनी, मशीन, ठीक है, जिससे कि हम प्रोडक्शन या उत्पादन करते हैं। ठीक है,
जैसे एग्जाम्पल अभी हमने क्या एग्जाम्पल लिया था कि 500 यूनिट 100 यूनिट्स हमारी 1000 में बन जाती है। अब हमारे पास ऑर्डर हमको क्या मिल गया है, हमको ऑर्डर मिला है कि हमको 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस करनी है। ठीक है, तो अब क्या होगा, जो वर्कर होगा वो वर्कर क्या देखेगा कि उसको एम्प्लॉय क्यों कर रहा है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय क्यों कर रहा है, ठीक है, या ज्यादा भर्ती वो क्यों कर रहा है। तो मैंने क्या बोला, इंटेलिजेंट हर वर्ग का आदमी होता है। ये लोगों की मूर्खता होती है कि वो सोचता है कि इस वर्ग का आदमी इंटेलिजेंट नहीं है या वो बुद्धिमत्ता नहीं है उसके अंदर। वर्कर तुरंत पता लगा लेगा कि ज्यादा भर्ती क्यों की जा रही है, क्योंकि वहां पर उसको ऑर्डर नहीं नया मिला है। ऑर्डर नया मिला है तो मतलब उसके पास क्या आएगा, रेवेन्यू, यानी कि मनी। ठीक है, तो वो यहाँ पर क्या करेगा, बोलेगा सर मैं 350 रुपए नहीं लूंगा दिन भर काम करने के 10 घंटे के, अब मैं 500 रुपए लूंगा या 700 रुपए लूंगा या 1000 रुपए लूंगा। ठीक है, तो मार्केट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें क्या होती है, मार्केट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए, मार्केट के अंदर जो अपॉर्चुनिटीज आती हैं उन अपॉर्चुनिटीज को हम कैसे भुना पाते हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हमारे हमको नया ऑर्डर मिला, तो हम क्या करेंगे, वेजेस को बढ़ा देंगे। ठीक है, मशीनरी ज्यादा यूज में आएगी। अब मशीनरी ज्यादा यूज में आएगी तो क्या होगा, बिजली का बिल ज्यादा आएगा। तो अब हम क्या, इसलिए मार्जिनल कॉस्टिंग को हम लेकर आए हैं, क्योंकि मार्जिनल कॉस्टिंग में अब हम जैसे एक न्यूमेरिकल से समझें कि यहाँ है यूनिट्स, ठीक है, यहाँ है टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट देखना, और आ रहा है मार्जिनल, मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, न्यूमेरिकल में देख लो, यहां मैंने यूनिट्स लिखा है, टोटल कॉस्ट लिखा है और मार्जिनल कॉस्ट लिखा हुआ है। ठीक है, अब इस न्यूमेरिकल से आप समझोगे कि मान लो 0 से यूनिट अगर मैं प्रोड्यूस करता हूं तो यहाँ पे 500 रुपए टोटल कॉस्ट आती है। ठीक है, अब आप बोलोगे कि मैंने प्रोडक्शन तो किया नहीं, सर बोल रहे हैं कि कॉस्ट आएगी। हाँ कॉस्ट आएगी, क्योंकि जैसे बिजली के बिल में हमको मिनिमम बिल पे करना होता है। ठीक है, तो हमको मिनिमम बिल इलेक्ट्रिसिटी का पे करना होता है। तो यहाँ पर भले ही मैंने यूनिट्स नहीं बनाई पर मेरे पास कॉस्टिंग आएगी। मैंने मजदूर को एम्प्लॉय करके रखा, वो 30 दिन के बाद सैलरी मांगेगा, तो यहाँ पर भी कॉस्ट आएगी। राइट, अब 1 यूनिट को बनाने के लिए मेरी कॉस्ट आती है 800 रुपए। ठीक है, फिर दूसरी यूनिट को बनाने के लिए मेरे पास कॉस्ट आती है 1100 रुपए, और तीसरी यूनिट को बनाने के लिए मेरे पास कॉस्ट आती है 1400 रुपए। ठीक है, यहां डिफरेंस दिख रहा है आपको। ठीक है, यहां पे मैंने भले ही प्रोडक्शन ना किया हो पर मैंने बिल्डिंग प्रोमाइसिस किराए पे ली, मैंने फैक्ट्री में मशीन परचेज करी। ठीक है, उस पर तो ब्याज जाएगा ना। ब्याज कैसे जाएगा, मान लो मैंने हमेशा बिजनेस में बताया है कि कोई अगर बिजनेसमैन बिजनेस करता है तो वो अगर बिजनेस ना करे और वो अगर अपने पैसे को बैंक में रखे तो उसको उतना ब्याज या उससे ज्यादा ब्याज मिलता है। तो बिजनेसमैन हर कॉस्टिंग के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करता ही है। अब मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकलेगी, यहाँ 500 आई, ओ सॉरी 300 आई, यहाँ 300 आई और यहाँ 300 आई। राइट, तो टोटल कॉस्ट जो है वो अब 1 यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए 800 रुपए की जरूरत है, दूसरी यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए 1100 रुपए की जरूरत है, 3 यूनिट को बनाने के लिए मुझे 1400 रुपए की जरूरत है। ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट का क्या मतलब है, मार्जिनल कॉस्ट यहाँ पे मेरी जीरो क्यों है, जीरो शून्य क्यों है, क्योंकि यहाँ तो मैंने प्रोडक्शन करा नहीं तो मुझे डिफरेंस पता ही नहीं है। अब जब यहाँ पे मैंने प्रोडक्शन नहीं करा
तो यहाँ पे मैंने प्रोडक्शन करा है, तो मार्जिन इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा डिफरेंस कितना आया 300, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डिफरेंस कितना आया 300, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डिफरेंस कितना आया हमारा 300। तो ये होती है हमारी मार्जिनल कॉस्ट। इसलिए बच्चों आपने देखा होगा, आप बोलोगे सर हर में एग्जांपल मैगी का देते हैं, ठीक है, मैगी कितने सालों से मैगी 12 रुपए की 10 रुपए की थी, अब कुछ सालों 2-3-5 सालों से 12 रुपए की हो गई है। या कोका कोला हम लोग 10 रुपए की परचेज कर रहे हैं, या कैडबरी। तो आपने देखा होगा ना कि इन कंपनीज में दाम क्यों नहीं बढ़ते हैं, ठीक है, वो दाम इसलिए नहीं बढ़ते हैं क्योंकि वो मार्जिनल कॉस्टिंग का आकलन करते रहते हैं। तो वो मार्जिनल कॉस्टिंग का आकलन करके वो क्या करते हैं कि सेलिंग प्राइस को एडजस्ट करके रखते हैं, मार्केट में कॉम्पिटिटिव बना के रखते हैं। क्योंकि मैंने जैसे बोला, जैसे बिजनेस में बड़ी मछली जो होती है वो हमेशा छोटी मछली को निकल जाती है। तो मैगी, अगर आज कोई बिजनेसमैन, ठीक है, मैगी बनाने उतरेगा तो सबसे पहले उसको दिक्कत क्या जाएगी, सबसे पहली दिक्कत तो ये है जो एस्केलेशन कॉस्ट, या जिसको हम महंगाई बोलते हैं, महंगाई की मार उसको पड़ेगी, हर चीज उसको महंगी मिलेगी, ठीक है, तो वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन नहीं कर पाएगा। तो जो बड़ा बिजनेसमैन है वो और बड़ा बिजनेसमैन बनता चला जाता है, क्योंकि उसकी सोच बड़ी थी आज से 25-30 साल पहले, आज उसको उसके फल मिल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो यूनिट सेल्स का डिफरेंस है, वो यूनिट सेल्स का डिफरेंस इसलिए आता है, इसलिए लोग मार्जिनल कॉस्टिंग को निकालते हैं। अच्छा वो मैंने मिटा दिया, नहीं तो मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला है मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू इंक्रीज इन टोटल कॉस्ट, इंक्रीज इन टोटल कॉस्ट को मैं टीसी लिख रहा हूं, डिवाइडेड बाय इंक्रीज इन टोटल आउटपुट, इंक्रीज इन टोटल आउटपुट, आउटपुट ओपी लिख रहा हूं मैं इसको, ठीक है बेटा। तो मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला है इंक्रीज इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय इंक्रीज इन टोटल आउटपुट, ठीक है। अब टोटल कॉस्ट मेरी कितनी इंक्रीज हुई, कहां तक इंक्रीज हुई थी उसमें, टोटल कॉस्ट मेरी इंक्रीज हुई थी 1400, जो कि 3 यूनिट्स को बनाने पे आ रही थी, माइनस, ठीक है, माइनस इंक्रीज इन, माइनस में किससे करूंगा, देखो 0 यूनिट थी तो मेरे पास 500 आई थी, अब मैंने 0 से 1 यूनिट बनाई तो मेरी कॉस्ट कितनी आ रही है 800। इंक्रीज इन टोटल आउटपुट 3 थी, और इंक्रीज कहां से हुआ था हमारा, 1 यूनिट बनाने से इंक्रीज हुआ था, ठीक है। तो क्या आएगा आंसर, 600 को मैं डिवाइड दूंगा 2 से, तो 300 आ गई मेरी मार्जिनल कॉस्ट, 300 जो है वो मेरी मार्जिनल कॉस्ट आ गई, ठीक है। बहुत सिंपल है, ये यूनिट भी उन छात्रों के लिए बनाई गई है जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं। थर्ड फोर्थ फिफ्थ यूनिट को बहुत, वैसे तो आपको पांचों यूनिट बहुत अच्छे से पढ़नी है, पर थर्ड फोर्थ और फिफ्थ यूनिट की आप थ्योरी और प्रैक्टिकल्स आप अगेन एंड अगेन करिए, और अपन करेंगे, ठीक है। तो मार्जिनल कॉस्टिंग का मार्जिनल कॉस्टिंग का ये फायदा होता है बेसिकली। अब हमारे मन में क्वेश्चन आता है कि मार्जिनल कॉस्टिंग सबसे ज्यादा हम कहां पर यूज करते हैं, जैसे हमारा हो गया एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट तो नहीं, हाँ इसको हम बोल सकते हैं एविएशन इंडस्ट्री, है ना, उड्डयन, ठीक है, उड्डयन में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं एविएशन का, होटल इंडस्ट्री, ठीक है, इसमें हम इसको यूज कर सकते हैं, ट्रेवल टूरिज्म, ये सारी जो लग्जरी वाली जितने भी होते हैं उनको हम इसमें मार्जिनल कॉस्टिंग में लेते हैं, ठीक है। अब जैसे एफएमसीजी हो गया आपका, जैसे कोका कोला हुआ, या थम्स अप हुआ, पेप्सी हुआ, मैगी हुआ, या भास्कर नमक हुआ, सॉल्ट हुआ, सॉरी, तो टाटा सॉल्ट हुआ, इसमें हम क्यों नहीं यूज कर सकते हैं, क्योंकि आप नमक के अंदर कोई फ्रेग्रेंस थोड़ी मिला सकते हो, और ना उसको लोग स्वीकार करेंगे, ठीक है।
नमक के साथ भी टाटा ने कई एक्सपेरिमेंट्स करे, कई 2-3 वेरिएशन लेकर आए, पर लोगों ने उसके जो फ्री सॉल्ट होता है, जो व्हाइट सॉल्ट होता है, उसी को उन्होंने प्रेफर करा। पर एविएशन इंडस्ट्री डिफरेंट है। एविएशन इंडस्ट्री कैसे डेविएशन है कि भाई प्लेन से वही व्यक्ति जाएगा जिसकी पॉकेट अलाउ करेगी उसको, ठीक है। सो यहाँ होटल इंडस्ट्री 5 सितारा होटल है, तो वहां पर मार्जिनल कॉस्टिंग को हम यूज करेंगे। अब आता है कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग के। मार्जिनल कॉस्टिंग के क्या कैरेक्टर होते हैं। पहला आता है, इट इज टेक्निक ऑफ एनालिसिस एंड प्रेजेंटेशन ऑफ कॉस्ट विच हेल्प मैनेजमेंट इन टेकिंग मैनी मैनेजरियल डिसीजंस। ठीक है, मैनेजरियल डिसीजंस लेने के लिए मान लो, जैसे हमने एग्जांपल में लिया था कि हमारी कॉस्ट बढ़ती जाती है, मैं एक ऐसी इंडस्ट्री में हूं, तो मैं क्या करूंगा, मैं सोचूंगा एक बनाओ फिर बेच दो, दूसरा बनाओ फिर बेच दो, तीसरा बनाओ फिर बेच दो। अल्टीमेटली फेरारी जैसी कंपनीज को भी या रॉयल्स रॉयल जैसी कंपनीज को भी जो कि हायर लेवल पर जाती हैं, बीएमडब्ल्यू, ऑडी, इनको भी मार्जिनल कॉस्टिंग से हट नॉर्मल कॉस्टिंग पर आना पड़ा। तो मार्जिनल कॉस्टिंग उस इंडस्ट्री के लिए है जहां पर प्रोडक्शन लार्ज स्केल में नहीं होता है। प्रेजेंटेशन ऑफ कॉस्ट विच हेल्प मैनेजमेंट, पर इसमें क्या होता है, जैसे मैनेजर को, मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में सुविधा होती है। डिसीजन लेने में सुविधा कैसे होती है, अब वो क्या करेगा, वो तीसरी यूनिट की जगह क्या करेगा, हेल्प मैनेजमेंट। अब वो 3 यूनिट नहीं बनाएगा, वो क्या करेगा, अपना बैच बनाएगा, 303 से 50, 50 से 100, ठीक है, वो अब बैच में आ जाएगा। पर अब बैच साइज कितना है मेरा, ये मेरे पे डिपेंड करेगा कि मैं बैच साइज को कहाँ पे मार्जिनल समझूं। मतलब हो सकता है मैं 3 से 100 भी ले सकता था, पर मैंने यहाँ 50 लिया, मैं 50 पे ब्रेक करके फिर 51वीं यूनिट बना रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये मैनेजमेंट डिसीजन को हेल्प करती है, क्योंकि कहने वाली बात है, हम बिजनेस किस लिए कर रहे हैं, ओनली फॉर प्रॉफिट, समाज सेवा नहीं कर रहे हैं, ठीक है। एनजीओ भी कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेस करती हैं, जबकि एनजीओ का मतलब क्या होता है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन फॉर सोशल वर्क। पर ये मैंने प्रैक्टिकली देखा है, सीएसआर होता है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टैक्स, उसमें भी वो लोग टैक्सेस का कंप्यूटेशन करते हैं। द वेरिएबल कॉस्ट आर रिगार्डेड एज कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। अब नॉर्मल प्रोडक्शन में क्या होता था, हम एक चीज को मानते थे कि फिक्स कॉस्ट होती है और एक हमारी वेरिएबल कॉस्ट होती है, ठीक है। फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है। फिक्स कॉस्ट का मतलब ये है कि मैं उत्पादन इतनी यूनिट्स का करूं, इस पे लगभग मेरे पास इतना ही खर्चा आएगा। वेरिएबल कॉस्ट का मतलब क्या होता है कि मैं अगर प्रोडक्शन बढ़ाता हूं, तो अल्टीमेटली प्रोडक्शन बढ़ाने के साथ साथ मेरी कॉस्टिंग भी बढ़ेगी, है ना। कॉस्टिंग भी मेरी बढ़ेगी, वो तो बढ़ेगी अल्टीमेटली, क्योंकि आपके ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट बढ़ेगी, आपके ऊपर ओवरहेड्स की कॉस्ट बढ़ेगी, प्रोडक्शन में बिजली का खर्चा, वेतन बढ़ेगा। द स्टॉक्स ऑफ फिनिश्ड गुड्स एंड वर्क इन प्रोग्रेस आर वैल्यूड एट मार्जिनल कॉस्ट ओनली। तीसरा आता है वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब क्या होता है, मैंने मशीन में कोई रॉ मटेरियल डाला है, वो फिनिश्ड होकर नहीं आया है, पर मैं उसको क्या बोलूंगा, वो क्या चीज है, वर्क इन प्रोग्रेस में है। तो यहाँ पर क्या होता था पहले कि द स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स एंड वर्क इन प्रोग्रेस आर वैल्यूड एट द मार्जिनल कॉस्ट ओनली, ठीक है। मार्जिनल कॉस्टिंग का इस्तेमाल तभी होगा जबकि मैं बताऊंगा कि मैं जब देखूंगा कि वर्क इन प्रोग्रेस मतलब कार्य अगर प्रगति पर है, ठीक है, मैंने 50 यूनिट्स बनाई है तो कीमत इतनी आई है, 51वीं की क्या कीमत आएगी, है ना। तो अल्टीमेटली हमें किसका सहारा लेना पड़ेगा, हमें मार्जिनल कॉस्टिंग का ही सहारा लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा, वो इसलिए लेना पड़ेगा कि मान लीजिए मेरा ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च को, और 1 अप्रैल के दिन
नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो जाएगा। जब नया वित्तीय वर्ष शुरू होगा तो मैं इस यूनिट को यहां नहीं डाल सकता। ये डिफरेंस है, ये टेक्निकल डिफरेंस है दोनों में। अब एडवांटेज क्या होती है मार्जिनल कॉस्टिंग की? व्हाट आर द एडवांटेज? मार्जिनल कॉस्टिंग से हमें क्या एडवांटेज प्राप्त होती है? पहला तो आता है हेल्पफुल इन प्रॉफिट प्लानिंग। हेल्प इन प्रॉफिट प्लानिंग। प्रॉफिट प्लानिंग, प्रॉफिट प्लानिंग तभी कर पाओगे जब आप अपने प्रोडक्शन को रोकोगे। पर बिजनेस का नियम है, बिजनेस एक साइकिल है जो घूमती है, पैसा हमेशा घूमता है। जो बिजनेसमैन जितना अच्छा पैसे को घुमाता है वो उतना रिच बनता चला जाता है। ठीक है, तो हेल्पफुल इन प्रॉफिट प्लानिंग। प्रॉफिट प्लानिंग का मतलब ये है कि मुझे अब देखो क्या होता है, जैसे बिजली की दर भी बढ़ेगी सालों महीनों के हिसाब से, या मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ेगी मेरी, तो मुझे कितना प्रॉफिट अर्न हुआ है वो तभी तो देखूंगा मैं कि 1 से 50 में मुझे इतना प्रॉफिट इतनी टोटल कॉस्ट आती है और 51 यूनिट बनाने में मुझे इतनी कॉस्ट आ रही है। क्योंकि अगर मैं उन्हीं फैक्टर्स को मानते हुए प्रोडक्शन करता चला जाऊंगा तो अल्टीमेटली मैं क्या हूंगा, मैं लॉस में आ जाऊंगा। क्योंकि मैंने घोषणा क्या कर दी कि भैया मेरी तो 10 रुपए यूनिट पर कॉस्ट है, पर रियलिटी में मैं देखूं तो हो सकता है 15 रुपए हो सकता है 20 रुपए हो सकता है 17 रुपए हो सकता है 11 रुपए हो। तो इस लॉस से बढ़ने के लिए मार्जिनल कॉस्टिंग हमें हेल्पफुल है। कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट कंट्रोल का मतलब है, ठीक है, जैसे कि हम गाड़ी की सर्विसिंग कराते हैं। अपनी बाइक की मैंने सर्विसिंग कराई, बाइक की मैंने सर्विसिंग क्यों कराई? क्योंकि मुझे ये लगा कि आगे वो और अच्छा एवरेज दे, अच्छा माइलेज दे, तो मैंने छुट्टी लेकर अपनी गाड़ी की क्या कराई, सर्विसिंग करवाई। वैसे ही प्रोडक्शन है, सिंपली प्रोडक्शन का आपको प्रॉफिटेबिलिटी अगर जज करनी है तो प्रॉफिट को हमको प्रोडक्शन को रोक तो नहीं सकते, पर मार्जिनल कॉस्टिंग पर हम उसको विराम दे सकते हैं, तभी तो मुझे प्रॉफिट पता चलेगा। मीनिंगफुल, मीनिंगफुल कॉस्ट कंपैरिजन, कॉस्ट कंपैरिजन, कॉस्ट कंपैरिजन, ठीक है। अभी आप देखिएगा इंटरनेशनली हमारे यहाँ टैरिफ जो है वो 15% से 18% हुआ। इसमें भी बहुत सारे एडजस्टमेंट्स होंगे और आने वाले पेपर में पढ़ोगे आने वाले समय में कि क्या इसमें चीजें निकल कर सामने आप लोगों के सामने आएंगी। ठीक है, तो गवर्नमेंट का सीधा सीधा टैक्स जो है वो 23% बड़े बिजनेसमैन ने अपने पास कर लिया। ठीक है, वो क्या दिखाएंगे कि हमको लॉस हुआ टैरिफ के बढ़ने से। मीनिंगफुल कॉस्ट कंपैरिजन, तो कॉस्ट कंपैरिजन हम क्यों करते हैं? मान लो मैंने एक अप्रैल से मार्च प्रोडक्शन शुरू करा, 31 दिसंबर तक मैंने यहां पर आके मैंने मार्जिनल कॉस्टिंग लगाई, है ना, तभी बेटा मुझे पता चल पाएगा कि नेक्स्ट जो मैं 6 माही का जो प्रोडक्शन करने जा रहा हूं और जो 6 महीने तक मैंने प्रोडक्शन किया उसका बेसिक 8 महीने तक किया और जो 4 महीने करने जा रहा हूं उसमें डिफरेंस कितना है। ठीक है, क्योंकि आप अगर अपने को कंट्रोल नहीं करोगे तो कोई दूसरा कंट्रोल करने नहीं आएगा। हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग, जो जो चेयरमैन होते हैं, सीईओज होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं, रणनीति वही बनाते हैं। तो उनको जब निर्णय लेना होता है, निर्णय कैसे लेना होता है, वो बोलेंगे भैया अब हम कॉस्ट जो है वो 10 रुपए नहीं कर सकते, हमें कॉस्ट अब 11 रुपए ही करनी पड़ेगी। अगर हाँ सामने वाला इतना माल हमसे लेगा तब जाके हम कॉस्ट को 10 रुपए पर लेकर आते हैं। तो निर्णय लेने में मार्जिनल कॉस्टिंग जो बहुत सहायक होती है। एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स, ओवरहेड, ओवरहेड का मतलब क्या होता है? ओवरहेड बहुत सिंपल सी बात है, ओवरहेड मतलब होते हैं एक्सपेंस, जो ऐसे खर्चे आ जाते हैं जो हमने कभी सोचे नहीं है, जो हमने कभी उसको देखा नहीं।
अब जैसे कि हमारा जो बजट आया है 1 फरवरी को, तो उसमें कई इंडस्ट्रीज को एग्जेम्पशन मिला है, कई इंडस्ट्रीज के ऊपर टैक्सेस बढ़ा दिए गए हैं। तो ये टैक्सेस जो है वो उसके 27 में उनका असर पता चलेगा बिजनेसमैन को। तो बिजनेसमैन को क्या करना है, अब 1 अप्रैल को वो क्या करेगा, वो मार्जिनल कॉस्टिंग लगा देगा कि भैया अब जो नई यूनिट बन रही है उसकी इतनी कॉस्ट है, तो बाकी यूनिट्स जो बनेंगी उसके कंपैरिजन में उसकी कॉस्ट कितनी होगी। प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिटेबिलिटी चेक, प्रॉफिट चेक। प्रॉफिट चेक बिजनेस का मेन उद्देश्य और एकमात्र उद्देश्य क्या है, प्रॉफिट की निरंतरता को बना के रखना। ठीक है, तो अगर मेरे पास प्रॉफिट्स नहीं होंगे तो बिजनेस क्या होगा, शट डाउन हो जाएगा, बिजनेस हमारा बंद हो जाएगा। तो प्रॉफिट चेक मैं कैसे कर पाता हूँ, जब मैं मार्जिनल कॉस्टिंग को यूज करता हूँ, मार्जिनल कॉस्टिंग को कि मैंने इतना प्रोडक्शन किया, इसकी इतनी कॉस्ट आई, अब एक नई यूनिट को बनाने के लिए मेरी कॉस्ट उतनी आ रही है। ठीक है, क्योंकि देखो गवर्नमेंट टैक्स लगाएगी, आपकी इनकम कम होगी, तो अपनी इनकम को बचाने के लिए आप क्या करोगे, आप अपना चेक लगाओगे। मार्जिनल कॉस्टिंग से चेक लगेगा कि नहीं अब हमारी जो यूनिट है वो इतनी हो गई है। प्रॉफिट चेक के बाद आता है यूजफुल इन शॉर्ट रन टेक्निकल डिविजन, शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टर्म, बिल्कुल सही पॉइंट है। कैसे कि शॉर्ट टर्म मतलब बहुत छोटे समय के लिए हम मार्जिनल कॉस्टिंग को यूज कर सकते हैं। मार्जिनल कॉस्टिंग मैंने एग्जांपल दिया था, पर मैगी जैसी कंपनी या नेस्ले जैसी कंपनी या कैडबरी जैसी कंपनी कभी भी मार्जिनल कॉस्टिंग को यूज नहीं करेगी, क्योंकि वो 100 यूनिट्स नहीं बनाएगी दिन भर में। शायद नेस्ले के 16 प्लांट इंडिया में लगे हुए हैं। ठीक है, नेस्कैफे नहीं बनाएगी मार्जिनल कॉस्टिंग को। ठीक है, पर ये शॉर्ट टर्म के लिए हम मार्जिनल कॉस्टिंग को यूज कर सकते हैं चेक करने के लिए। जैसे मैंने एविएशन इंडस्ट्री बताया आपको, ये है ना, होटल इंडस्ट्री बताया, ये यूज करेगी इसको, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म में हम प्रॉफिट को देख रहे हैं, लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट को नहीं देख रहे हैं। ठीक है, और कंपेबिलिटी विद स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग ये आपके सिलेबस में नहीं है, पर पॉइंट मार्जिनल कॉस्टिंग का है, तो आप इसको समझ लो। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का मतलब ये होता है कि मुझे अगर ऑफिस जाना है तो मुझे ठीक ठाक वेशभूषा में ऑफिस जाना है, मैंने डॉक्टर को दिखाया, उसके बाद मुझे उसको खुद फीस देनी है, वैसे ही कॉस्टिंग है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या कहती है कि मुझे अगर क्वालिटी प्रोडक्ट बनाना है तो मुझे इतनी कॉस्ट जो है वो मुझे लगेगी ही लगेगी। वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है, वेस्टर्न कॉन्सेप्ट स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पर आधारित है। ठीक है, और अब आता है मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग के साथ इसका कंपैरिजन हम कर सकते हैं। मार्जिनल कॉस्टिंग हम तभी कंपैरिजन करेंगे जबकि हमारे ऊपर, हम क्या करेंगे कि मान लो अब जैसे हमारी मशीन पुरानी हो गई थी, हमने नई मशीन लेकर आए, मार्जिनल कॉस्ट हमारी बढ़ जाएगी, हमारी टोटल कॉस्ट हमारी बढ़ जाएगी। तो ये स्टैंडर्ड कॉस्ट के साथ कंपैरिजन कर सकता है। ठीक है स्टूडेंट, आज के लिए हमारा टॉपिक यहीं पर एंड अप होता है। हैव अ नाइस डे।